नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे गुजराती भाषा के लेखक दलपत चौहान। उनका उपन्यास है मूलक। इसका सारांश हम देखेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले रचनाकार की अगर बात करें तो इनका जन्म स्थान कहाँ है? मंडाली, गुजरात है। व्यवसाय के दृष्टिकोण से ये सरकारी नौकरी से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इनकी प्रकाशित कृतियों में सबसे पहले काव्य संग्रह तो पंछी, कया छह सूरज उपन्यास इनका है मूलक, गिद्ध और भल भांखलू। नाटक संग्रह की बात करें हरीफाई, अनार्यावर्त। कहानी इनकी है, कहानी संग्रह है मुंझारो। ये क्योंकि गुजराती भाषा की मूल रचनाएं हैं और इनके जो उपन्यास हम मूलक की बात कर रहे हैं ये भी गुजराती भाषा का उपन्यास है, लेकिन हिंदी में अनुदित भी है, तो उसी को आज हम देख रहे हैं। यहाँ जो मूलक शब्द है, वैसे तो देखिए अगर हम इसको शुद्ध रूप से लिखें तो इसमें मूलक आना चाहिए, ये आधा लय आना चाहिए, लेकिन क्योंकि गुजराती भाषा के बुनकर वर्ग जो हैं उनकी भाषा का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है और उन्हीं पर आधारित ये उपन्यास है, तो उनके आम बोलचाल के शब्दावली का इस्तेमाल मुझे यहाँ पर लगता है। इसका अर्थ या तात्पर्य क्या है? देश, कि अब हम किस मुल्क में जाएं, किस मुल्क में जाएं या किस देश में जाएं। जो बुनकर जाती है उनके जीवन की त्रासदी है जब उन्हें अपने गांव से निकाल दिया जाता है, तो यहाँ वो एक नए देश को, नए मुल्क को ढूंढने की बात करते हैं और ढूंढने का प्रयास करते हैं। उन्हीं की पीड़ा इस उपन्यास में इन्होंने चित्रित की है। इनके अगर उपन्यासिक उसमें देखें हम तो इनका लिखा हुआ भल भंखालू, जिसका तात्पर्य भोर है, ये एक दलित पिता द्वारा अपनी बेटी को स्वतंत्रता पूर्व के समय में प्राथमिक विद्यालय में दाखिला दिलाने के प्रयास की कहानी है। आज़ादी से पहले एक तो दलित है, दूसरा बेटी का दाखिला करवाना है, और वो किस समय की बात है? आज़ादी से पहले में, पहले के समय में, तो आप समझ सकते हैं कि परिस्थितियां कितनी विकट होगी। दूसरा, इनका जो उपन्यास जिसके आज हम चर्चा करेंगे, इसमें जबरन पलायन पर आधारित है, यानी जबरदस्ती गांव छोड़ने पर बुनकरों को मजबूर किया जाता है। ये दलित हैं जो बुनकर हैं, और जब दलितों को अपने जीवन पर खतरा महसूस होता है, कारण क्या है कि एक अफवाह फैल जाती है कि एक महिला कौन है? उच्च वर्ग की पटेल जाति की महिला है, उसका नवजात शिशु दलित जाति के भूमि मजदूर से काफी मिलता जुलता है। एक नायक वाला उपन्यास होने के बजाय पूरा दलित समुदाय इसके केंद्र में है। दलपत द्वारा लिखित इनका उपन्यास गिद्ध है। इसमें भी एक बार फिर से दलितों पर अत्याचार से संबंधित ये उपन्यास है। इसके बीच भी ऐसे ही कहानी या घटनाक्रम से जुड़े हुए हैं। इसमें एक दलित पुरुष के गैर दलित महिला के प्रति आकर्षण के घटनाक्रम को लिया गया है, और यह साहित्य में पहली बार मृत भैंसे को ले जाने और काटने की प्रक्रिया का विशद वर्णन भी करता है। गैर दलितों पर दलितों की निर्भरता, उनके गांव के रीति रिवाज, दर्द और गंदे व्यवसायों में बंधुआ मजदूरी को शक्तिशाली ढंग से दर्शाया गया है। लेखक के खुद के विचार हैं कि यह हमारे अंधेरे अज्ञात पहलू का इतिहास है। यह अंधेरे का एक छोटा सा कोना है जिसमें हमें जबरन धकेला गया। यानी ये जीवन जो है जिसका चित्रण इन्होंने किया है वो अंधकार से भरा हुआ है, जिसमें दलितों को जबरदस्ती धकेल दिया गया है, और उनको बाहर निकालने के लिए उच्च वर्ग ने कोई प्रयास भी नहीं किया या कोई सहायता भी करने को तैयार नहीं है। अब अगर मूलक उपन्यास की अगर बात करें तो इसमें दलित समाज का चित्रण है। इसके केंद्र में बुनकर समाज है। ये बात आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखेंगे। जो आज़ादी से पहले गांव में बसता था, गांव में उच्च और दलित वर्ग के लोग रहते हैं। दलित वर्ग का आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक, मानसिक शोषण उच्च वर्ग के द्वारा किया जाता है। मानसिक शोषण उच्च वर्ग के द्वारा किया जाता है। उपन्यास में संतोष व भगा की प्रेम कहानी केंद्र में है। ये दोनों मुख्य पात्र हैं। वैसे तो यहाँ पर बहुत सारे पात्रों की बात आई है, क्योंकि जो मूल पात्र हैं इसमें ये अपने अतीत को याद करते हैं। यूं कह सकते हैं कि फ्लैशबैक शैली में लिखा हुआ ये उपन्यास है, अपने अतीत को याद करते हैं। लेकिन संतोष और भगा की प्रेम कहानी के कारण ही बुनकरों को गांव छोड़ने का आदेश दे दिया जाता है, तो ये केंद्र में है।
इनके साथ अनेक पात्र हैं जिनके माध्यम से उपन्यासकार ने दलित वर्ग के प्रति किए जाने वाले अनुचित व्यवहार का चित्रण किया है। छगन है। छगन के द्वारा सभी मोहल्ला वासियों को ये पता चलता है कि रात में उच्च वर्ग के लोगों द्वारा मोहल्ले को जलाने की साजिश की जा रही है। गोकुल को पता चलता है कि मोहल्ले पर की गई पत्थरबाजी संतोक और भगा, संतोक यहाँ पर संतोक है, संतोक और भगा के आपसी संबंधों का परिणाम है। वह भगा को समझाता है कि संतोक को छोड़ दें और भगा इस बात पर गोकुल को कहता है कि मैं उसके पीछे नहीं हूँ, बल्कि संतोक ने मुझे अपनी तरफ आकर्षित करती है, या वो मुझे धमकी देती है कि अगर वो मुझे छोड़कर गया तो मैं उसके प्रति लोगों को बताऊंगी या उस पर कोई ना कोई इल्ज़ाम लगाऊंगी। तो संतोक उससे दूर नहीं जाना चाहती, ऐसा भगा बताता है किसको? गोकुल को। उसके बाद भगत अपने अतीत को याद करता है, जिसमें उसकी पत्नी शिवी का मुखिया के घर में 5 आदमियों के द्वारा बलात्कार किया जाता है। इस घटना से दुखी होकर शिवी आत्महत्या कर लेती है। भगत और मना मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं। वहां चंदू जी भक्त की पिटाई करता है। जो चंदू जी हैं वो भक्त की पिटाई करता है। भगत को याद आता है कि उसने ही चंदू के लड़के को सांप द्वारा डस लिए जाने पर, यहाँ थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, उसे उठाकर मंदिर लाया था। तब चंदू जी रो रहा था, लेकिन आज वही उसकी पिटाई कर रहा है। मंदिर में जाने के अपराध पर मुखिया भगत को सजा के तौर पर 20 किलो अनाज पंछियों को फेंकने, मंदिर तालाब की ओर न जाने व मंदिर के चारों ओर बाड़ लगाने की सजा देता है। देखिए कितनी विडंबना है कि जब चंदू के बेटे को सांप काट गया था तो भगत उसे अपनी गोद में उठाकर लेकर आया। तब चंदू बहुत खुश हुआ, लेकिन वही भगत जब मंदिर में जाता है तो उसका जाना अछूत समझा जाता है और इससे मंदिर का अशुद्धिकरण होता है और उसे सजा के तौर पर 20 किलो अनाज, जो कि उसे पक्षियों को डालना है, वो कभी मंदिर के पास नहीं आएगा, तालाब की ओर कभी नहीं जाएगा। और इसके साथ साथ उसकी सजा थी कि मंदिर के चारों ओर उसे बाड़ लगाने की का काम भी दे दिया गया था। तो ये विडंबना है हमारे समाज की कि किस तरह का व्यवहार इन दलितों के साथ किया गया। यहाँ पर मना भी एक पात्र के रूप में है, वो भी अपने अतीत को याद करता है। देखिए यहाँ सभी पात्र अपने अतीत को याद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये वो समय है जब इनको अपने गांव से निकल जाने का हुक्म दे दिया गया है और सब अपने बीते हुए समय को याद कर रहे हैं, जिसमें मानसंग बलपूर्वक मना की माँ और बहन सूरज को खेत में मजदूरी के लिए रोक लेता है। यहाँ मन नहीं है, यहाँ मना है, ये आप ध्यान में रखें। मना किसी दूसरे के यहाँ मजदूरी करने जाता है। शाम को सूरज खाना बनाने के लिए घर जल्दी आ जाती है। तब मानसंग सूरज का बलात्कार करके उसे तालाब में फेंक देता है। 4 दिन के बाद सूरज की लाश मिलती है। इसी प्रकार मना का बाप भी खो गया था। उसके कपड़े का टुकड़ा भी मना की माँ को यहीं तालाब के किनारे बंधी हुई चैन से मिला था, जो बजे संग ने खरीदी थी। और मना की माँ को पता था, वो चैन को पहचानती थी, क्योंकि जब बजे सिंह ने उस चैन को खरीदा था तो उसने मना की माँ ने उसे खरीदते हुए देखा था। और जब वो तालाब के किनारे पानी लेने के लिए जाती है तो वो देखती है कि वो चैन वहां बंधी हुई है और उस पर एक छोटा सा कपड़े का टुकड़ा, जो उसके पति के कपड़े का है, वो वहां लटक रहा था। उससे वो समझ जाती है कि बजे सिंह ने उसके पति की हत्या कर दी, लेकिन क्योंकि गरीब हैं, दलित हैं, कोई भी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं, तो इसलिए वो आवाज भी नहीं उठा सकते। भगा स्वयं को दोषी मानता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसी के कारण उनकी बस्ती को जला दिया गया है। भगा कौन है? जिसके साथ संतोष का संबंध है, या जो यहाँ पर जिसके संबंध के कारण ही इन सबको बस्ती से निकलने का आदेश दिया गया है और उन्हें अपने गांव को छोड़कर बेघर होना पड़ा। इस बात का भगा को अफसोस है। वह अपने अतीत के उस प्रसंग को याद करता है जब वह बैल को अपने वश में करता है। संतोक, प्रभा आदि पटेल स्त्रियां भगा की ताकत पर खुश हो जाती है। संतोक गठर उठाने के लिए भगा को बुलाती है, क्योंकि भगा संतोक के घर में ही बंधुआ मजदूर है और जब वो गठर सिर पर रखता है तो संतोक अपना सर उसके सिर से टकराती है। दोनों का ये प्रेम एक दिन वटवृक्ष के रूप में पनपने लगता है या वटवृक्ष बन जाता है। भगा गोदंड के यहाँ, गोदंड कौन है? ये संतोक का ससुर है, कि यहाँ बंधुआ मजदूर है।
गोदंड का पुत्र सोमला जो कि संतोष का पति है। भगा संतोष की बातें चारों ओर होती हैं। भगा और संतोष के प्रेम प्रसंग की बातें चारों ओर होती है। मेले में वह उसे चूड़ियां पहनाता है। मस्ती से दोनों मेले में घूमते हैं। मेले की बात बड़े लोगों तक पहुंचती है। थोड़े समय के बाद संतोष के पुत्र होता है। गांव में ये चर्चा फैल जाती है कि यह भगा की संतान है। इसी बात से क्रोधित होकर दलित बस्ती के लोगों को गांव छोड़ने का हुक्म दिया जाता है। वह बस्ती को आग लगा दी जाती है। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, थोड़ा सा ध्यान दें। बस्ती को आग लगा दी जाती है। तो इसी घटनाक्रम जब बस्ती को आग लगा दी जाती है और सब वहां से बेघर होकर निकल आते हैं तो सब पात्र अपने अतीत को याद करते हैं, जिससे इस उपन्यास की पूरी कहानी आगे बढ़ती है। यहाँ पर गोकुल एक नए मुल्क की खोज के बारे में सोचता है। मुल्क जिसको हम मुल्क कह सकते हैं या देश कह सकते हैं, कि देश के बारे में सोचता है। प्रत्येक व्यक्ति की बाहों में शक्ति और विश्वास था कि जहां भी जाएंगे वहां मिलकर रहेंगे। जो सब बुनकर एक साथ निकले थे उन्हें विश्वास था कि हम सब एक साथ रहेंगे चाहे जहां भी जाएं। किंतु पूरा मुल्क अत्याचार के बिना कहाँ बाकी है, कि सारे ही संसार में तो अत्याचार है। देश का कोई भी कोना बिना अत्याचार के नहीं है। तो जहां भी जाएंगे, जहां बेगार, मजदूरी, तिरस्कार, अछूतावस्था का प्रतिबिंब साथ में ही चलेगा। यानी देश के किसी भी कोने में चले जाएं, ये सभी जो कुप्रथाएं कह सकते हैं या कुरीतियां कह सकते हैं, ये इनका सामना उन्हें करना ही पड़ेगा। उपन्यास इस प्रकार का प्रश्न छोड़ता है कि आखिर किस मुल्क में जाएं, किस मुल्क में जाएं। इस प्रकार का प्रश्न उपन्यास के माध्यम से सामने आता है। इस उपन्यास की कहानी इसी तरह से खत्म हो जाती है, इस तरह का प्रश्न छोड़ते हुए। तो यहाँ पर अगर देखें कि नायक के रूप में पूरा दलित समाज है, वह खलनायक के रूप में उच्च वर्ग के लोग हैं, परंतु कथा का विकास पात्रों के द्वारा होता है। तो उपन्यास में भगा है, संतोष है, छगन, रमन, गोकल, जीवा, मना, भगत, अनारजी, मानसंग, चंदूजी, राजी, शिवी, ये ऐसे पात्र हैं जो अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं या इसके कथानक को आगे बढ़ने के लिए एक नई पृष्ठभूमि देते हैं, नई घटना शामिल होती है इन पात्रों के माध्यम से। उपन्यास में प्रमुख रूप से नायिका नहीं है, यानी कोई विशेष यहाँ स्त्री नायिका के रूप में नहीं है, लेकिन क्योंकि जो संतोष है, संतोष के कारण ही इस कथा का विस्तार होता है। संतोष का ही मूल कारण क्यों है? क्योंकि संतोष के कारण ही, संतोष को जब संतान होती है तो उसी संतान को गांव की स्त्रियां ये चर्चा करती हैं कि इसका जो चेहरा है या संतोष की संतान का जो चेहरा है ये भगा से मिलता है, ना कि उसके पति से। तो इस तरह की बातें जब उठने लगती है तो दलितों को गांव से निकाल दिया जाता है। लेकिन संतोष एक अच्छी औरत है और पटेल समाज के नियमों के मुताबिक बदला पद्धति में, देखिए बदला पद्धति क्या होती है कि घर की एक बेटी किसी दूसरे घर में बहू के रूप में दे दी जाती है और उसी घर की बेटी को स्वयं अपने घर में बहू के तौर पर लाया जाता है। यानी संतोष की जो ननंद है वो संतोष के भाई के साथ उसका विवाह किया गया है और संतोष का विवाह उसकी ननंद का भाई यानी संतोष के पति के साथ हुआ है। ये बदला पद्धति है जिसमें एक घर की बेटी को दिया जाता है और उसी घर की दूसरी बेटी को बहू के रूप में लिया जाता है। यह गोदंड के पुत्र की बहू बनती है। उसका पति नामर्द है, इसीलिए वह भगा की ओर आकर्षित होती है। इसके साथ ये कहानी खत्म होती है। उम्मीद करती हूँ कि इस उपन्यास का ये कथानक या ये उपन्यास की जो कहानी सारांश रूप में मैंने आपको बताने का प्रयास किया है ये आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।